हेलो तो मेरे डियर साथियों, आपका स्वागत है आपके परिवार में। और डियर साथियों, आज की जो क्लास है इसमें हमने क्लास 12 केमिस्ट्री में दो टॉपिक उठाए हैं। पहला हमारा टॉपिक है अर्धपारगम झिल्ली, पूरा अच्छे से ध्यान से समझेंगे। इसके अलावा हमारा दूसरा टॉपिक है परासरण, इसको भी ध्यान से अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं भैया इनको। तो पहला हमारा टॉपिक क्या है? अर्धपारगम झिल्ली, ठीक है ना। अर्धपारगम झिल्ली। अब यहाँ शब्द को समझाना, पहले तो इसका इंग्लिश नाम देखो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं भैया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोला? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसपीएम लिख सकते हो। अगर पूरा अर्धपारगम झिल्ली आप नहीं लिख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप एसपीएम लिख सकते हो, है ना, कोई परेशानी नहीं है। तो जहां जहां एसपीएम लिखा है मतलब इसका ये है कि सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन है अर्धपारगम झिल्ली है, ठीक है ना। अब ध्यान से आपको समझाता हूं बहुत अच्छे से, एक एक चीज क्लियर करके, ठीक है ना। तो देखो अब यहां शब्द क्या लिखा हुआ बेटा? अर्ध। इस अर्ध का मतलब तो क्या है? आधा। अर्ध का मतलब क्या है बेटा? आधा है। और यहाँ पारगम लिखा हुआ है, तो पारगम का मतलब क्या है? कि पारगम का मतलब है ऐसी कोई चीज जो कि किसी पदार्थ को गुजरने दे, मतलब ऐसी चीज जो किसी पदार्थ को गुजरने दे, उसमें से निकलने दे, है ना। लेकिन लिखा है आधा पदार्थ निकलेगा। अर्धपारगम है मतलब आधा पदार्थ अगर किसी झिल्ली में से निकल रहा है, आधा पदार्थ बच रहा है, तो उसी झिल्ली को हम बोलते हैं अर्धपारगम झिल्ली। हमारे बाप, ऐसी झिल्ली जिसमें से कोई आधा पदार्थ निकल रहा है और आधा पदार्थ वो रोक रही है, तो उसे हम बोलेंगे अर्धपारगम झिल्ली, ठीक है ना। अगर मैं झिल्ली की बात करूं बेटा, तो झिल्ली है ना तीन टाइप की होती हैं। देखो, एक तो पूर्ण पारगम में होती है, एक अपारगम में भी होती है, और एक होती है अर्धपारगम। तीन झिल्ली होती है। मैं तीनों को थोड़ा सा समझा रहा हूं, आपके माइंड में चीजें बैठेंगी। देखो मेरे पास बेटा ये, मेरे पास यहां पर ध्यान रखना, मेरे पास ये एक छन्नी है। मेरे पास ये क्या है बेटा? एक छन्नी है, ठीक है ना। ये एक छन्नी है, ठीक है। एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बना दूं। ये छन्नी है, मान लेते हैं ये चाय छानने वाली छन्नी है ना। चाय जिसमें हम चाय पीते हैं ना, चाय पीते हैं तो चाय को छानते हैं ना पहले, तो ये वही झिल्ली है मान लेता हूं, ठीक है ना। तो अब अगर हम इसमें से चाय को डालेंगे तो ये हाथ से चाय हमें छन के निकल जाएगी, केवल जो चाय पत्ती है मोटी मोटी वो बच जाएगी। लेकिन इस चाय में जो शक्कर विलेय का काम कर रही थी, जल विलायक का काम कर रहा था, वो सबका सब निकल जाएगा, इसके अंदर बाहर आ जाएगा, है ना। तो ऐसी झिल्ली जिसमें से विलेय और विलायक दोनों चीजें निकल जाती हैं, ऐसी झिल्ली जिसमें से विलेय और विलायक दोनों चीजें बाहर आ जाती हैं, उसको हम बोलते हैं पूर्ण पारगम झिल्ली। क्या बोलते हैं बेटा? पूर्ण पारगम झिल्ली, है ना, पूर्ण पारगम झिल्ली, ठीक है ना। अब आगे मैं क्या कर रहा हूं बेटा? ये एक मैंने प्लास्टिक ले लिया। क्या ले लिया मैंने? प्लास्टिक या पॉलीथीन ले ली मैंने, ठीक है ना। अब मैं इस पॉलीथीन के ऊपर कोई भी पदार्थ डालूंगा, क्या ये पॉलीथीन किसी भी पदार्थ को गुजरने देगी? क्या कोई भी पदार्थ पॉलीथीन के इस तरफ आ सकता है? क्या जो भी मैंने पदार्थ डाला वो ऊपर ही रहेगा? क्या बाहर निकल सकता है? नहीं निकलेगा ना। तो इसको हम बोलते हैं अपारगम झिल्ली। क्या बोल देते हैं इसको? अपारगम झिल्ली, अपारगम झिल्ली। और एक मैंने बेटा ऐसी झिल्ली ली है, एक जो झिल्ली है मैंने इस टाइप की या इस प्रकार की झिल्ली ली है जो केवल आधे पदार्थ को बाहर जाने दे रही। आधे पदार्थ को, जैसे मान के चलो ये विलयन है ना। ये जो विलयन है, इस विलयन में दो पदार्थ होते हैं, एक होता है विलायक और दूसरा क्या होता है? विलेय होता है। दो पदार्थ होते हैं विलयन में, होते हैं क्या नहीं? तो जैसे ही मैं इस झिल्ली के ऊपर विलयन को डालूंगा तो ये विलयन ये जो झिल्ली है केवल एक पदार्थ को आर पार जाने दे रही, दूसरे पदार्थ को नहीं। और वो एक पदार्थ केवल जाता है विलायक, विलेय नहीं जाता, है ना। तो ऐसी ही झिल्ली जो आधे पदार्थ को तो जाने देती है, आधे पदार्थ को रोक कर रखती है, उसे बोलते हैं अर्धपारगम झिल्ली। और आधे पदार्थ में क्या बाहर जाता है? तो इसमें बाहर कौन जाता है? तो आपका विलायक जाता है। विलेय को ये झिल्ली क्या करती है? रोक लेती है। अच्छा सर, ऐसा क्यों होता है? तो आप नोट में, आप अपनी कॉपी में लिखो, क्योंकि देखो अर्धपारगम झिल्ली में से केवल विलायक के अणु आर पार निकल जाते हैं, विलेय के नहीं। ऐसा लिखो नोट में, अर्धपारगम झिल्ली में से केवल विलायक के अणु आर पार निकल जाते हैं, विलेय के नहीं। क्योंकि विलायक के अणुओं का आकार छोटा होता है एवं विलेय के अणुओं का आकार बड़ा हो जाता है,
ठीक है ना। तो जो अर्धपारगम झिल्ली है केवल विलायक के अणुओं को आर पार क्यों जाने देती है, क्योंकि विलायक के अणुओं का आकार क्या होता है, छोटा होता है, और विलेय के अणुओं का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। समझ रहे हो आप, तो ये ध्यान रखो आप इस बात को, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, परिभाषा मेरे डियर साथियों हो जाएगी, ऐसी झिल्ली जो केवल विलायक के अणुओं को आर पार जाने देती है, विलेय के अणुओं को नहीं, ऐसी झिल्ली को अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं। अब मेरे डियर साथियों जो अर्धपारगम झिल्ली है वो दो प्रकार की होती है। मैं यहाँ पर दोनों प्रकार को यहाँ पर ध्यान से अच्छे से समझाता हूँ। अब बेटा आप इनके दोनों प्रकार को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखो पहली तो है प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली, मतलब ये प्रकृति की देन है, ये कोई इंसान ने नहीं बनाई, ये प्रकृति की देन है, ठीक है ना। तो प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली में जैसे प्याज की झिल्ली, आपने प्याज को छीला होगा। अब प्याज को जो छीला है तो उसके देखो जो पार्ट अपन खाते हैं उसके अंदर साइड देखना एक सफेद सी झिल्ली निकलती है, वो अर्धपारगम झिल्ली होती है बेटा। इसके अलावा लहसुन के ऊपर जो भी झिल्ली होती है ना। इसके अलावा अंगूर की जो परत है, अंगूर की तो ऊपर की जो परत है वही जो है ना आपका झिल्ली का काम करती है, अर्धपारगम झिल्ली का काम करती है। जैसे चना हुआ, देखो चना को हम पानी में डालते हैं तो चना फूल जाता है, चना को पानी में डालते हैं तो चना फूल जाता है, क्यों, क्योंकि जो चना की जो ऊपर की परत है वो अर्धपारगम झिल्ली का काम करती है। ऐसे ही अंगूर, अंगूर को अगर हम नमक के घोल में डाल दें, किस में डाल दें, नमक के घोल में डाल दें, तो अंगूर जो है ना पिचक जाएगा, क्योंकि अंगूर के अंदर जितना भी पानी है वो बाहर आ जाएगा, तो वो झिल्ली को पार करके ही आएगा ना। तो जो अंगूर की ऊपरी परत हुई, चना की ऊपरी परत हुई और किशमिश की ऊपरी परत हुई, देखो आपने सुना देखा होगा कि किशमिश को खीर में डालते हैं तो किशमिश फूल जाती है, क्यों, क्योंकि जो भी खीर में पानी वगैरह होता है वो किशमिश के अंदर चला जाता है। तो चला कैसे जाता है, ऊपर की परत के थ्रू जाता है ना, है ना, और अलग से तो कोई प्रोसेस नहीं होती है ना। तो अंगूर, चना, किशमिश की जो ऊपरी परत है वो अर्धपारगम झिल्ली का ही काम करती है। इसके अलावा चर्म पात्र है, अक्सर आपने देखा होगा ये वाली जो स्किन है इसको हटाने पर एक सफेद स्किन आपको दिखती है, वो चर्म पात्र है ना। देखो वो ब्लड को तो आने जाने देता है लेकिन हड्डियों को आने जाने नहीं देता ना, क्योंकि ब्लड जो है ना उसके लिए विलायक का काम करता है, ठीक है। तो जैसे गोल्ड ब्लेडर, इसके अलावा गोल्ड ब्लेडर भी है, जो भी मतलब इंसान का या फिर जो भी बकरा बकरी का जो मांस बंद होता है वो एक झिल्ली के अंदर बंद होता है, उसको हम गोल्ड ब्लेडर कहते हैं, वो अर्धपारगम झिल्ली का काम करती है, ठीक है ना। तो ये प्राकृतिक है ना। अब कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, सूत्र भी आता है और पूछता है कि कौन सी जो है ना कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, महा इंपॉर्टेंट कॉपर फेरोसाइनाइड, वहां इंपॉर्टेंट करो कॉपर फेरोसाइनाइड। कभी ये साइनेट देता है, कुछ कुछ करके देता है, तो आपको ध्यान रखना है कॉपर फेरोसाइनाइड है, और इसका सूत्र क्या होता है, Cu बड़े ब्रैकेट के अंदर FeCN का होल 6, ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। फिर कैल्शियम फास्फेट है दूसरी, इसको याद रखो, ज्यादा कोई जरूरी नहीं है लेकिन इसको जरूर याद रखना, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। केमिस्ट्री में इसका ही प्रयोग किया गया है, केवल इस कॉपर फेरोसाइनाइड का, ना तो इनका किया गया है ना तो इसका किया गया, ठीक है। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो हमने समझ लिया कि झिल्ली क्या है, जो क्या अर्धपारगम झिल्ली क्या है, जो केवल विलायक के अणुओं को आर पार जाने देती है, विलेय के अणुओं को नहीं, क्योंकि विलायक के अणुओं का आकार जो है ना छोटा होता है, ठीक है ना। तो ये अर्धपारगम झिल्ली हुई। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। चलो अब अगला हम क्या देखते हैं, तो अगला हम देखते हैं परासरण। चलो तो बेटा हम देखते हैं परासरण, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, ठीक है ना। केवल परासरण पढ़ रहे हैं है ना, तो थोड़ा सा परासरण को पहले समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप थोड़ा दो शब्द समझो, एक मैंने बोला है कम सांद्रता वाला विलयन और दूसरा मैंने बोला है अधिक सांद्रता वाला विलयन। अब देखो आपको पता है सांद्रता मतलब विलेय पदार्थ की मात्रा, तो जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम है वो कम सांद्रता वाला होगा, और जिस विलयन में विलेय की मात्रा ज्यादा है वो अधिक सांद्रता वाला होगा। ये तो आपको क्लियर पता है, बहुत अच्छे से पता है ना। जैसे मान के चलो 1 लीटर जल है, इस 1 लीटर जल में मैं यहाँ पर 10 ग्राम नमक मिलाता हूँ, 10 ग्राम क्या मिलाता हूँ, नमक मिलाता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ बेटा, 1 लीटर जो जल है इसमें मैं 100 ग्राम नमक मिलाता हूँ। तो बताओ इन दोनों के मिलने से जो विलयन बना, इन दोनों के मिलने से जो विलयन बना है, इस कौन से विलयन की सांद्रता ज्यादा है, आप बोलोगे सर इसकी सांद्रता ज्यादा है। सांद्रता मतलब विलेय पदार्थ की मात्रा, और विलेय की मात्रा जिसमें ज्यादा होती है वो अधिक सांद्रता रखता है, और जिसमें कम होती है वो कम सांद्रता रखता है, ठीक है ना। तो अधिक सांद्रता वाला विलयन और कम सांद्रता वाला विलयन आप समझ गए हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, समझ गए हो। अब यहाँ पर मेरी बात एक और सुनना, जैसे मैंने आपसे बोल दिया विलायक है ना, और यहाँ पर मैंने बोल दिया ये विलयन है,
ठीक है, क्या है ये? विलयन है। ये विलायक है और ये विलयन है। अब मैं इसको भी विलयन मानूं और ये तो विलयन है ही अपने आप में, तो बताओ इन दोनों में किसकी सांद्रता ज्यादा होगी? तो आप बोलोगे सर इसमें तो विलय है ही नहीं, तो इसकी सांद्रता तो कम है, और इसमें विलय है इसलिए इसकी सांद्रता ज्यादा है। बहुत बढ़िया। तो बेटा क्या होता है, डायग्राम बना के बेटा समझाता हूं। ये मैंने एक पात्र लिया और इस पात्र के अंदर मैंने केवल और केवल विलायक भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है बेटा? विलायक भरा हुआ है, ठीक है ना। अब इसके अंदर बेटा मैं एक नली डाल रहा हूं, ठीक है ना। क्या डाल रहा हूं बेटा? एक नली डाल रहा हूं, ठीक है ना। ये मैंने इसके अंदर एक क्या डाल दी? नली डाल दी, ठीक है ना। चलो, और इस नली में ये निचला भाग है जो ना इस नली का, ये निचला भाग जो है नली का वो आपका खुला हुआ है। ये वाला जो भाग है खुला हुआ है। अब खुला हुआ भाग है तो इसके अंदर जो भी भराएगा वो तो बाहर आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, जो खुला हुआ भाग है इस पर मैं अर्धपारगम झिल्ली को लपेट दे रहा हूँ। थोड़ा सा मैंने इसको क्या कर दिया? मोटा कर दिया। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा अलग पेन से बना सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया? SPM लगा दिया, मतलब अर्धपारगम झिल्ली लगा दी, ठीक है ना। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी, ठीक है ना। अर्धपारगम झिल्ली लगा दी। तो अब मैं इसके अंदर जो भी पदार्थ भरूंगा वो बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर अर्धपारगम झिल्ली लगा दी। और मैंने बेटा इसके अंदर क्या भर दिया? क्या? विलयन भर दिया। मैंने इसके अंदर विलयन भर दिया, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना मैंने क्या क्या बोला। मैंने क्या बोला? ये मैंने एक पात्र लिया, इस पात्र में मैंने केवल और केवल शुद्ध विलायक भरा, और मैंने फिर क्या किया? एक छोटी पतली जो है ना नली ली, एक पतली क्या ली? नली ली। इस नली के अंदर मैंने क्या भर दिया बेटा? विलयन भर दिया, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने क्या भर दिया है? विलयन भर दिया है, ठीक है ना। और ये जो जो नली थी ना यहाँ से खुली हुई थी, तो मैंने इसके ऊपर क्या लपेट दिया? SPM मतलब अर्धपारगम झिल्ली को लपेट दिया। और मैंने इन दोनों को ऐसे ही कुछ समय के लिए खुला छोड़ दिया। ऐसे ही मैंने कुछ समय के लिए बेटा इनको क्या कर दिया? खुला छोड़ दिया। तो अब बताओ, जैसे ही मैंने कुछ समय के लिए खुला छोड़ दिया तो बेटा होगा क्या इसके अंदर, कि जो विलायक के अणु हैं, ये जो विलायक के अणु हैं वो विलायक के अणु धीरे धीरे करके इसके अंदर जाने लगेंगे, धीरे धीरे करके इसके अंदर जाने लगेंगे। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों होगा? तो भाई आपने अभी पढ़ा है, अर्धपारगम झिल्ली विलायक के अणुओं को आर पार तो जाने देती है, लेकिन विलय के अणुओं को नहीं, है ना। तो अब बोलोगे सर विलायक के अणु तो इसके अंदर चले गए, लेकिन सर हमारे डाउट में हमारे पास एक क्वेश्चन और है कि सर विलयन के अंदर भी तो विलायक था, वो विलायक इसके बाहर क्यों नहीं आया? तो मुझे आप बताओ, इस विलयन में विलय और विलायक दोनों थे ना? हाँ थे। तो बताओ जो भी विलय में इसके अंदर था वो विलायक के साथ मिल नहीं गया हो गया? आप बोलोगे हाँ सर मिल गया होगा। तो जो विलय है वो विलायक के साथ मिल गया। अब विलय और विलायक के साथ मिल गए तो विलय और विलायक ने मिलकर एक बॉन्डिंग बना ली। क्या बना ली? एक बॉन्डिंग, है ना। तो देखो विलायक तो खुद जा नहीं रहा था, विलायक तो पार सॉरी विलय तो इस झिल्ली को पार करेगा नहीं। हाँ सर नहीं करेगा। साथ में वो विलायक के साथ बॉन्डिंग बनाए हुए है, इस साथ में वो विलायक के अणुओं को भी पार नहीं करने देगा। समझ रहे हो आप कि नहीं समझ रहे? आप बोलोगे हाँ सर समझ में तो आ रहा है कुछ कुछ, है ना। मैंने क्या बोला फिर से सुनो, इस विलयन में विलय भी है विलायक भी है। अब विलय तो अर्धपारगम झिल्ली को पार करेगा नहीं, क्योंकि विलय के अणुओं का आकार होता है बड़ा, और साथ में ये जो विलय है विलायक के साथ बॉन्डिंग बना के जुड़ा है, तो विलायक के अणुओं को भी आर पार नहीं जाने देगा। लेकिन यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर केवल शुद्ध विलायक है, और शुद्ध विलायक में कोई बल नहीं है, कोई इसको नहीं रोक रहा, तो शुद्ध विलायक आसानी से इसके अंदर चला जाएगा, आसानी से इसके अंदर चला जाएगा। तो इसका जो लेवल पहले मान के चलो, यहाँ पर ये जो अर्धपारगम झिल्ली थी वो यहाँ तक, सॉरी ये जो पतली नली थी वो यहाँ तक विलयन से भरी हुई थी। तो जैसे ही इसके अंदर क्या आएगा, जो बाहर से जो विलायक है इसके अंदर प्रवेश करेगा, तो ये जो झिल्ली है वो यहाँ तक पहुंच जाएगी। मान के चलो ये झिल्ली है यहाँ तक भर गई है। अब समझ रहे हो ना? तो ध्यान से रखना इस बात को, है ना। तो लेकिन बताओ, मैंने बोला था कि विलायक तुम जाओ, क्या अपने आप गया? तो आप बोलोगे सर आपने तो कुछ नहीं किया था, ये जो पतली कीट थी इस पर अर्धपारगम झिल्ली लपेट कर इसके अंदर डुबा दिया था आपने, तो और कुछ नहीं किया। हाँ और कुछ नहीं किया मैंने नहीं बोला, मैंने कोई फोर्स नहीं किया कि नहीं तुम तो इसके अंदर जाओ, नहीं, ये अपने आप हुआ। तो बेटा क्या होता है, जब विलायक कम सांद्रता वाला होता है, ध्यान रखना, और विलयन होता है ज्यादा सांद्रता वाला। तो जब विलायक को विलयन से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा अलग किया था, केवल अर्धपारगम झिल्ली मात्र का अंतर था और कुछ नहीं था। अगर यहाँ पर अर्धपारगम झिल्ली ना लपेटता तो पूरा का पूरा विलयन इसके अंदर आ जाता और पूरा विलायक इसके अंदर, आपस में मिलते जुलते रहते।
अंतर सिर्फ कितना था, अर्धपारगम झिल्ली का, इसके ही द्वारा अलग थे केवल। ठीक है, तो जब विलायक को विलयन से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक मतलब अलग करके रख दिया जाता है, तब कुछ समय पश्चात विलायक के अणु स्वतः ही मतलब अपने आप ही विलयन की ओर जाने लगते हैं। कहां की ओर जाने लगते हैं बेटा, विलयन की ओर जाने लगते हैं। इस क्रिया को परासरण ऑस्मोसिस कहते हैं। ये एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा, विलायक की सांद्रता क्या होती है, कम, विलयन की सांद्रता क्या होती है, ज्यादा। तो दूसरी परिभाषा सुनो, जब कम सांद्रता वाले विलयन को, अब देखो कम सांद्रता वाले विलयन में दूसरा विलयन भी हो सकता है कम सांद्रता वाला, जरूरी नहीं कि विलायक हो, कोई सा विलयन भी हो सकता है कम सांद्रता वाला। तो लिखा दूसरी परिभाषा, जब कम सांद्रता वाले विलयन को अधिक सांद्रता वाले विलयन से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करके रख दिया जाता है, तब कुछ समय पश्चात कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणु, केवल किसके, विलायक के अणु, कम सांद्रता वाला जो विलयन है उससे केवल विलायक के अणु जाएंगे। कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाने लगते हैं स्वतः ही। इस क्रिया को परासरण कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये परासरण वाली जो प्रोसेस है, क्रिया है, वो समझ में आई होगी। और ये जो डायग्राम मैंने बनाया है ये आप अपनी कॉपी में बना लेना बेटा, ठीक है ना। तो परासरण हो गया। अब आप परासरण के प्रकार समझो। परासरण दो प्रकार का होता है, ये आप अपनी कॉपी में लिखो। परासरण दो प्रकार का होता है। पहला अंतः परासरण, देखो लिखा है अंतः। अब बताओ अंदर कोई जाएगा कहां से, आप खुद सोचो। जैसे मान के चलो मैं अंदर हूं तो कहां से आया हूँ अंदर, बाहर से ही आया हूँ। अगर मैं बाहर हूं तो वो कहां से आया हूँ, अंदर से। दो ही बातें हैं। अगर कोई अंदर जा रहा है तो वो बाहर से आएगा, और वो बाहर आ रहा है तो वो अंदर से, है ना। तो ये अंतः है, लेकिन अंतः कहां से होगा, बाहर से। ठीक है, तो लिखा है जब परासरण की क्रिया कोशिका के बाहर से अंदर की ओर होती है, जब परासरण की क्रिया कोशिका के बाहर से अंदर की ओर होती है तो उसे अंतः परासरण कहते हैं। उदाहरण है जैसे किशमिश को खीर में, है ना, या फिर किशमिश को पानी में डाला जाता है तो किशमिश फूल जाती है, बिल्कुल फूल जाती है। जैसे मान के चलो यहाँ पर मेरे पास ये एक पात्र है, ठीक है ना। इस पात्र में पानी भरा हुआ है। इस पात्र में क्या भरा हुआ है, पानी। अगर इस पानी में मैं पिचकी हुई किशमिश को डाल दूंगा ना, तो कुछ समय बाद किशमिश जो है ना एकदम फूल कर डम हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा, क्यों ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस किशमिश के अंदर जो भी भरा है उसकी सांद्रता जो है ना इस बाहर के पानी से ज्यादा है। मतलब मैं क्या बोला, इस किशमिश के अंदर जो भी भरा हुआ है उसकी सांद्रता है बाहर जो पानी भरा है उससे ज्यादा है। अब सांद्रता ज्यादा होगी और बाहर वाले जो विलयन है उसकी सांद्रता कम होगी। तो मैंने क्या बोला, परासरण की क्रिया कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होती है। तो कम सांद्रता पानी की थी, तो इसलिए जो पानी है किशमिश के अंदर चला गया और किशमिश फूल गई। इसीलिए बेटा किशमिश को जब खीर में डालते हैं तो किशमिश फूल जाती है, क्योंकि किशमिश के अंदर जो है विलयन है उसकी सांद्रता ज्यादा होती है, और जो बाहर खीर में डाला तो उसकी सांद्रता कम होती है। इसलिए कम सांद्रता वाले पदार्थ से जो विलायक के अणु है अधिक सांद्रता की ओर चले जाते हैं, इसलिए किशमिश फूल जाती है। और ऐसा ही चने के साथ होता है। तो ऐसा पूरा लिख लेना, चने को जब पानी में डाला जाता है तो चना फूल जाता है पूरा। ऐसा प्रोसेस है, क्योंकि चने के अंदर जो भी पदार्थ भरा हुआ है, जो भी विलयन है, उसकी सांद्रता ज्यादा है और पानी की सांद्रता कम है। इसलिए पानी मतलब जो विलायक है वो इस चने के अंदर चला गया। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा है परासरण। बाहर कहां से आओगे, अंदर से। तो आप इसमें क्या लिखोगे, जब परासरण की क्रिया कोशिका के अंदर से बाहर की ओर होती है, ऐसा लिखना है पूरा। जब परासरण की क्रिया कोशिका के अंदर से बाहर की ओर होती है तब इसे अंतः परासरण कहते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, सॉरी बाह्य परासरण कहते हैं। जब परासरण की क्रिया कोशिका के अंदर से बाहर की ओर होती है तब इसे बाह्य परासरण कहते हैं। उदाहरण है, अंगूर को नमक के विलयन में डाला जाता है तो अंगूर पिचक जाता है। बहुत बढ़िया। जैसे मान के चलो ये हमारे पास पात्र है, ठीक है, और इस पात्र में अब नमक का विलयन भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, नमक का विलयन भरा हुआ है ना। मतलब इसके अंदर नमक प्लस जल है। तो अब अंगूर को, अगर फूले हुए अंगूर को हम इस नमक के विलयन में डाल दें तो अंगूर है ना कुछ समय में पिचक जाएगा। क्यों पिचक जाएगा, इसका कारण यह है कि अंगूर के अंदर जो भी विलयन है उसकी सांद्रता कम है और नमक का जो विलयन है इसकी सांद्रता ज्यादा हो गई, क्योंकि अब इसमें नमक मिला दिया।
ज्यादा सांद्रता हो गई ना, तो जो विलयन है इसकी सांद्रता ज्यादा है और अंगूर के अंदर जो भी भरा है उसकी सांद्रता कम है। उसकी सांद्रता कम होने के कारण क्या होता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर आ जाएगा। तो नमक जो भी अंगूर के अंदर जो पदार्थ भरा हुआ है उसमें से विलायक जो है ना वो निकल के अधिक सांद्रता की ओर आ जाएगा, इसीलिए अंगूर पिचक जाता है। इसका दूसरा उदाहरण लिख लो, जब अंडे को नमक के विलयन में डाला जाता है तो अंडा भी पिचक जाता है बेटा। अंडा जो है उसके नमक के विलयन में डाल दो ना तो अंडा पिचक जाएगा। क्यों? क्योंकि अंडे के अंदर जो विलयन है उसकी सांद्रता कम है और जो नमक का विलयन है उसकी सांद्रता ज्यादा है। तो ये परासरण हुआ कंप्लीट, ठीक है ना। तो परासरण हो चुका है हमारा कंप्लीट। मुझे उम्मीद है थोड़ा आप सबको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा एक एक चीज, एक एक बात, ठीक है ना बेटा। अभी कुछ कारण से अभी हम आपको कुछ दिन बस थोड़ी ज्यादा लंबी वीडियो ना मिल पाए तो टेंशन नहीं लेना, परेशान मत होना, हम आपको सब कवर करा देंगे, एक एक चीज कवर करा देंगे, ठीक है ना। तो आज हमने जो 2 टॉपिक पढ़े हैं वो उठाएंगे। अगली जो वीडियो है हम उसमें परासरण उठाएंगे, परासरण के जो समपरासरी, विषमपरासरी, अल्पपरासरी, अतिशी सारी चीजें हम है ना इसमें देख लेंगे। तो कुछ प्रॉब्लम के कारण अभी कुछ दिन आपको छोटी वीडियो मिलेगी, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, ठीक है ना बेटा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।